Good morning students. Today we are going to discuss about chemical properties of carboxylic acid. Okay, तो यहाँ पर जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे वो हमारी रिलेटेड होगी, देख लीजिए, जो अभी रिएक्शन हम स्टडी करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. ओके, आपको पता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOH होता है. ठीक है, तो जो अभी हम रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं ये रिएक्शन किस बॉन्ड के ब्रेकेज पे रिस्पॉन्सिबल है. देखिए RC डबल बॉन्ड OH, ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज होगा और कोई भी अदर एलिमेंट आकर के यहाँ पर अपना न्यू बॉन्ड बनाएगा. तो इसके बेसिस पे जो रिएक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे. ओके, तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि अगर हाइड्रोजन ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो रहा है. तो वो सारे कंपाउंड जो H पॉजिटिव हमें देते हैं वो सब क्या होते हैं, एसिड होते हैं. तो इसका मतलब यहाँ इसी पोर्शन में हमें एसिडिक कैरेक्टर भी कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टडी करना है. ओके, तो सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स. ओके, रिएक्शन विद मेटल्स में हमें स्टडी करना है कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा होता है. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड. एक्टिव मेटल्स आप समझ ही गए होंगे, लाइक आपका है सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है. ओके, एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हमें करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है, देन हाइड्रोजन गैस देता है. तो इसके बेस पे हम रिएक्शन देखते हैं. सपोज RCOH हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक्टिव मेटल जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है सोडियम है. तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर देखिए ब्रेक होगा, हाइड्रोजन हटेगा और सोडियम इसके प्लेस को कवर करेगा. तो क्या बनेगा, हमें RCOONA मिलेगा. ये एक्चुअली है क्या, ये हमारा करिस्पॉन्डिंग सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं. इधर हाइड्रोजन 2, इधर 1 है, 2, देन 2 सोडियम इधर 2 हो गए और ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है. ओके, तो ये तो अभी फॉर्मेट था. तो इस फॉर्मेट पे हम एक रिएक्शन देख लेते हैं. मार्क के प्लेस पे मिथाइल ग्रुप लगाते हैं तो क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस Na गिव्स आउट CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस. बैलेंस करते हैं तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है. और ये जो हमें सॉल्ट मिला है इसका नेम एक्चुअली क्या है, सोडियम एसीटेट. ओके, ये क्या है, सोडियम एसीटेट, और साथ में क्या रिलीज हो गई है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टडी करेंगे वो होगा हमारा रिएक्शन विद एल्कली. रिएक्शन विद एल्कली. एल्कली आप समझ ही गए होंगे, वाटर सॉल्युबल बेस और का एल्कली. ओके, तो यहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं. हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कली से रिएक्ट करने के बाद वापस हमें क्या देता है, करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है, देन वाटर मॉलिक्यूल देता है. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RCOONA प्लस ये OH और ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं. ओके, अब ये हमारा एक फॉर्मेट था, इसके बेस पे हम रिएक्शन करते हैं. तो ले लेते हैं यहाँ CH3COOH प्लस NaOH. तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O. तो इसका नेम क्या है, सोडियम एसीटेट है और H2O यहाँ पे क्या हो गया है, रिलीज हो गया. ओके, जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स. आप कार्बोनेट्स भी ले सकते हो उसके प्लेस पे. बाइकार्बोनेट्स का एग्जांपल है हमारे पास NaHCO3. ठीक है, तो NaHCO3 क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, वही अपने कार्बोक्सिलिक एसिड से RCOOH से कराते हैं. और हमें वापस देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, करिस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा RCOONA प्लस, क्योंकि ये कार्बोनेट ग्रुप है तो कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 प्लस, और वाटर मॉलिक्यूल ये हाइड्रोजन है आपका, और ये CO2 के अलावा यहाँ पर हमने
2 ऑक्सीजन रिलीज़ कर दिए, एक बचा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन ये और एक हाइड्रोजन ये मिला करके क्या रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ पर H2O रिलीज़ हो जाएगा। ओके, तो बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करने के बाद, एल्कली से रिएक्ट करने के बाद और एक्टिव मेटल से रिएक्ट करने के बाद जो मेन प्रोडक्ट हमारा होता है वो क्या होता है, तीनों ही केसेस में सेम होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो मेनली हम स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। ओके, और डीलोकलाइजेशन होता है रेजोनेंस में, ये तो आप जानते ही हो। तो हमारे पास एक्चुअली देखिए यहाँ पर है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये RC≡OH, ठीक है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे ही हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, कैसे देता है, क्योंकि ये H पॉजिटिव को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है वाटर में। तो ये H पॉजिटिव को वाटर में रिलीज करेगा तो क्या मिलेगा हमें, H3O पॉजिटिव मिल जाएगा। और साथ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। तो देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये RC≡O देन O। ओके, देन ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से मूव किया है इस कार्बन की तरफ, देन डबल बॉन्ड कहाँ मूव किया, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं RCO नेगेटिव। ठीक है, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए डेंसिटी इस कार्बन पे ज़्यादा हो गई है और ये कहाँ मूव करेगा, अपने जस्ट बगल वाले बॉन्ड पे। तो ये वाले जो डबल बॉन्ड है इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हुए हैं वो मूव कर जाएंगे इस ऑक्सीजन एटम की तरफ। ठीक है, तो इस तरह ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। लेकिन इसको आप थोड़ा और डीपली देख लीजिए, जैसे ये आपका C है, देन डबल बॉन्ड O। तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने क्या कर लिए हैं, बॉन्डिंग में शेयर कर लिए हैं। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है, 4, 1 2 3 4, यानी 2 लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है। देन अगर हम मूव करते हैं इस वाले ऑक्सीजन एटम की तरफ, तो ये वाला ऑक्सीजन एटम किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं और इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसके पास भी अभी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो बॉन्ड होता है यही इसी के बेसिस पे अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो आपको पता ही है कि H पॉजिटिव हमारा जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन करता क्या है कि जो उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं हाइड्रोजन के साथ उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक कर जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक किया तो हमें क्या मिल गया, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव हमें जैसे ही मिला हमें समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे स्टेबल होता है, जैसे ही H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वाले ऑक्सीजन पे क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस वाले ऑक्सीजन पे बढ़ गई, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जस्ट अपने बगल वाले बॉन्ड की तरफ। तो जो यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई, डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं किधर, अपने नेक्स्ट वाले ऑक्सीजन की तरफ। तो ये क्या होता है, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इस वाले ऑक्सीजन पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये लगातार कंटिन्यू चलता रहता है डीलोकलाइजेशन किसका, माइनस चार्ज का, कभी इस ऑक्सीजन पे देन इस वाले पे कंटिन्यू ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। ओके, तो अगर हम जनरल वे में लिखें RCOOH, ठीक है, तो RCOH कैसे ब्रेक होता है, RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में रिलीज होता है। तो RCOO नेगेटिव एक्चुअली हमारा है क्या, कार्बोक्सिलेट आयन है। क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है। ओके, और कार्बोक्सिलेट आयन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ
substituent on the acidity of कार्बोक्सिलिक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पर स्टडी करना है वो है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट। ओके, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अभी आप पढ़ किसने जा रहे हो, एलिफैटिक के केस में, यानी एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आप स्टडी करने जा रहे हो। पहला कौन सा ग्रुप लेने जा रहे हो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जिसको आप इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो, EWG। ओके, EWG भी बोलते हो, एक EDG भी आप बोलते हो, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसा रिलेशनशिप होता है एसिड स्ट्रेंथ के साथ इसका, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, लिख दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसकी प्रेजेंस में जो हमारा एसिड स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो रिलेशनशिप होता है एसिड स्ट्रेंथ के साथ वो कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ। एक तो आपका CH3 है, CH3 से आप समझ ही गए होंगे कि एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, तो एल्किल ग्रुप है। ठीक है, देन आपका OH भी आप देखोगे, NH2 भी देखोगे, OCH3 भी आप देखोगे। ओके, तो ऐसे इस टाइप के जितने भी ग्रुप होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ओके, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। सपोज कि हमारे पास हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, 4 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए गए हैं, चारों कैसे हैं, एलिफैटिक है। तो पहला हमारा क्या है, CH3 CH2 COOH है। दूसरा जो हमें दिया गया है वो क्या है, CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH है। साथ में जो तीसरा हमें दिया गया है वो क्या है, HCOOH है। देन एक दिया गया हमें CH3 COOH है, और हमें बोला गया है कि इन चारों कार्बोक्सिलिक एसिड को उनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे आप अरेंज करिए। ठीक है, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, इसके बेस पे हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ग्रुप एक्चुअली कौन सा लगा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे CH3 CH2 लगा हुआ है, यानी एथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे मेथाइल लगे हुए हैं लेकिन 2 लगा हुआ है, यहाँ पे मेथाइल केवल 1 लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे काम करना होगा, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं जिसके पास एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है। ठीक है, HCOOH। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अभी अभी आपने रिलेशनशिप देखा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस में एसिड स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो जिसके पास भी हमारे पास देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, सबकी एसिड स्ट्रेंथ किससे कम होगी, फॉर्मिक एसिड से कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, फॉर्मिक एसिड की है। तो सबसे पहले हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक हमारे पास एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पर एथिल है। तो यहाँ पर मेथिल और एथिल में किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, कौन सेकेंड नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पर आएगा वो होगा क्या, हमारा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, COOH होगा। देन देखिए यहाँ पे हमें किसको रखना है, नेक्स्ट पॉइंट पे CH3 CH2 COOH। देन ये लास्ट वाला को, क्योंकि इसके पास 2 एल्किल ग्रुप हैं तो सबसे ज़्यादा डाउन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। लास्ट में हमें किसे रखना होगा, CH3 का होल ट्वाइस COOH। ओके, तो ये सीक्वेंस हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग
सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट में कैसा रिलेशनशिप होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ। ओके, अगर किसी भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड में एज अ सब्स्टिट्यूएंट या साइड ग्रुप के तौर पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप ये मान के चलिए कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक आपका क्या है? NO2 है, एक SO3H है, एक आपका X है। X आप समझ ही होगी हैलोजन फैमिली का मेंबर। आपका CN भी होता है। ऐसे काफ़ी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में हम सब हेडिंग करके पढ़ते हैं। पहली जो सब हेडिंग है हमारी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में हमें क्या स्टडी करना है? हायर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सर्टेड बाय द सब्स्टिट्यूएंट ग्रेटर इज द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। ओके, सीधी सी आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, -I इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन है मेन? -I इफेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट देते हैं? -I इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, हायर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, -I इफेक्ट। ओके, एक्सर्टेड बाय द सब्स्टिट्यूएंट ग्रेटर, लिख दे रही हूँ, ग्रेटर इज द एसिड स्ट्रेंथ। ओके, तो जो सब्स्टिट्यूएंट हमारा प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे, जैसे आपके पास, आप जानते हो हैलोजन फैमिली का मेंबर है, तो हैलोजन फैमिली में आपका फ्लोरीन भी आता है, क्लोरीन भी आता है, ब्रोमीन भी आता है, आयोडीन भी आता है। तो सबसे पहले इनका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए कि किसके प्रेजेंट होने से हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है। हैलोजन फैमिली के तो ये चारों हैं, लेकिन अगर F लगा हुआ है और ClBr लगा हुआ है डिफरेंट कंपाउंड में, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा? फ्लोरीन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन क्लोरीन का, और उसके बाद किसका होगा? ब्रोमीन, देन लास्ट में कौन होगा? आयोडीन। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? BrCH2COOH है, हमारे पास ICH2COOH है, देन हमारे पास FCH2COOH है, देन हमारे पास ClCH2COOH है। ठीक है, ये 4 आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और आपसे बोला गया है कि आप इनको अरेंज करिए इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा? फ्लोरीन वाले कंपाउंड का होगा, यानी किसका होगा? इसका, FCH2COOH सबसे ज़्यादा होगा। देन कौन है? क्लोरीन, यानी ClCH2COOH का होगा। देन उसके बाद कौन आएगा? Br आएगा, BrCH2COOH होगा। देन लास्ट में आपका क्या आएगा? ICH2COOH। तो कुछ ऐसा सीक्वेंस मिलेगा कि अगर हैलोजन फैमिली का मेंबर लगा हुआ है तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा हैलोजन फैमिली का मेंबर सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट देगा। जो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसी की सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट एक और है हमारे पास यहाँ पर, B, वो है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, हमें अगर जैसे बहुत सारे ऐसे मिल जा रहे हैं जिसमें कि सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास क्या है? CH3 है, CH2 है, CHCl है, ठीक है, COOH है। ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। देन हमारे पास CH2COOH, ये हमारे पास दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। देन 3CHCl, CH2COOH, ये हमारे पास तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर देखिए, तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में सेम
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl। तो अब हम इसे इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे कैसे अरेंज करें? तो यहाँ पर हमें देखना होगा क्या चीज़, डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का डिस्टेंस, और किसके रेस्पेक्ट में? कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। जो जितनी दूर होगा, यानी कौन दूर होगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और किससे होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। जितनी दूर होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो देखिए यहाँ पे आपका COOH, जस्ट उसके बगल वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? Cl। यहाँ पर आते हैं COOH, देन 1 2 3 थर्ड वाले कार्बन पे क्या लगा है? Cl। यहाँ पे देखिए ये Cl है, देन ये क्या है? COOH। फर्स्ट और सेकेंड वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? Cl। तो देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? जिसके बीच में डिस्टेंस सबसे कम होगा। तो सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये सबसे ज़्यादा होगा, नंबर 1 पर यही होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हाई इसकी होगी। सेकेंड नंबर पे देखिए ये होगा, क्योंकि देखिए 1 2 सेकेंड वाले ही कार्बन पे, तो सेकेंड नंबर पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? इसकी होगी। और थर्ड नंबर पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? इसकी होगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केस बनता है तो आपको देखना क्या पड़ जाएगा? डिस्टेंस किसके बीच का? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच का और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच का। जिसमें डिस्टेंस जितनी कम होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा हाई होगी। ओके, देन हम आते हैं इसी में C पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को वापस हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है CHCl2COOH है, देन एक है CH2ClCOOH है, एक है हमारे पास CH3COOH है, और एक हमारे पास CCl3COOH है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, और तीनों ही जगह पे क्लोरीन आप देखोगे सेकेंड वाले कार्बन के पास प्रेजेंट है। तो अब हम इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे कैसे अरेंज करें? ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जिसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ज़्यादा होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करेगा। तो यहाँ पे Cl कितने हैं? केवल 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ तो 1 भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? जिसके पास Cl कितने हैं? 3 हैं। देखिए CCl3COH, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। देन किसकी होगी? इनकी होगी CHCl2COOH। देन लास्ट में किसकी होगी? CH2ClCOOH, और इसके पास तो एक भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा लास्ट कौन होगा? CH3COOH। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस आपको कुछ ऐसे लेना होगा। देन हम आते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बात कर लेते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वापस वही सेम केस हम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट का और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट का। तो पहला हमारा क्या बनने जा रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए, डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ये चीज आप याद रखिएगा, इसको मैं लिख दे रही हूँ, डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड, तो हमें क्या मिला है? डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। तो जब आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे तो आप किससे कंपेयर करके काम करोगे? बेंजोइक एसिड से। तो आपको पता है बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH, ये हमारा क्या है? बेंजोइक एसिड का है। और दूसरा हमारे पास जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी क्या है? हमारा बेंजोइक एसिड ही है, बट उसमें कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है जो कि कैसे नेचर का है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का है। सपोज करते हैं क्या लगा हुआ है? CH3 लगा हुआ है। तो अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो किसका ज़्यादा होने वाला है एसिड स्ट्रेंथ? वो होगा हमारा बेंजोइक एसिड।
ठीक है, यही बोला गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है अगर वो लगा हुआ है बेंजोइक एसिड के साथ में तो वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है एसिड स्ट्रेंथ किसकी, बेंजोइक एसिड की, एज कंपेयर टू पेरेंट बेंजोइक एसिड। ओके, देन हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हो आप इसको आप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोलते हैं। विड्रॉ मतलब वही सेम होता है, देन डोनेटिंग भी सेम होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट। ओके, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट के केस में देखिए क्या होता है। अगर हम एरोमेटिक में आ जाते हैं तो एरोमेटिक में जो इंक्रीज हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए रिलीजिंग ग्रुप में डिक्रीज हुई है तो विड्रॉइंग ग्रुप में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो लिख दे रही हूं इंक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड से अगर आप कंपेयर करोगे तो एसिड स्ट्रेंथ विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो इसको एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो सपोज हमारे पास एग्जांपल है, देखिए ये क्या है, COOH है, हमारा बेंजोइक एसिड है। देन हमारे पास बेंजोइक एसिड है लेकिन बेंजोइक एसिड में इस बार क्या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें तो किसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो एसिड स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी जिसमें क्या सब्स्टिट्यूएंट जो हमारा प्रेजेंट है वो किस नेचर का है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का है। तो बेंजोइक एसिड से आप कंपेयर करो तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा, एरोमेटिक के केस में ऑर्थो भी हटा देती हूँ, सबसे पहले लेती हूँ बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा, देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, देन मेटा सब्स्टिट्यूटेड एंड लास्ट में पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ये एक सीक्वेंस है जो आप अपने माइंड में लॉक करिए। और ये सीक्वेंस कब काम करेगा, जब क्या प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, एग्जाम्पल से आप इसे समझिए। सपोज कि हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। एक हमारे पास ये देखिए है COOH है और यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, CH3 लगा है। देन दूसरा हमारे पास क्या है, COOH है, यहाँ पे CH3 यानी ऑर्थो पे CH3 है। तीसरा हमारे पास जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा है, COOH है बट मेटा पे क्या है, CH3 है। देन एक हमारे पास नॉर्मल बेंजोइक एसिड है। ओके, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप इसको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस में आप अरेंज करिए। ठीक है, तो आप कैसे अरेंज करोगे, ये आपका सीक्वेंस है। सबसे पहले बेंजोइक एसिड आपने लिख लिया है COOH, देन आपको वो कंपाउंड लिखना है जो ऑर्थो डायरेक्टिंग हो यानी कि ये वाला। चलिए इसको लिख देते हैं COOH देन CH3। उसके बाद मेटा डायरेक्टिंग आपको लिखना है COOH, ये आपका मेटा डायरेक्टिंग हो गया। और लास्ट में आपको पैरा डायरेक्टिंग लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सीक्वेंस में अरेंज कर दोगे किसको, एरोमेटिक बेंजोइक एसिड को या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को। और ये सीक्वेंस कब काम करेगा, जब क्या लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, आपने ये सीक्वेंस अरेंज कर दिया। देन फोर्थ पॉइंट है आपका, तो रिलीजिंग ग्रुप का केस तो हो गया। अगर आपके पास विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या सीक्वेंस होगा, सबसे पहले ऑर्थो को आप लगाएंगे, देन पैरा को लगाएंगे, देन आप मेटा को लगाएंगे और सबसे लास्ट में आप बेंजोइक एसिड लगाएंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन लगेगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये सीक्वेंस है। और ये सीक्वेंस काम कब करेगा, जब आपके पास क्या प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो चलिए लगाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, ये
COOH बेंजोइक एसिड है। देन हमारे पास देखिए ये क्या है, COOH है, यहाँ पे क्या लगा है, NO2 लगा है। ये क्या है, COOH है, यहाँ पे क्या लगा है, NO2 लगा है। देन ये क्या है, COOH है, यहाँ पे क्या लगा है, NO2 लगा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो किस नेचर के हैं, एरोमेटिक हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसका मतलब है हमें किस सीक्वेंस को यहाँ पे फॉलो करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम ऑर्थो वाले को लेते हैं, ये हमारा ऑर्थो वाला है, COOH NO2। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। देन पैरा को लेते हैं, NO2 COOH, उसके बाद हमारा मेटा आएगा COOH, ये हमारा क्या है, NO2 हो गया, और लास्ट में हमारा नॉर्मल बेंजोइक एसिड होगा। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस हमें ऑर्थो मेटा पैरा के केस में मिलेगा। ओके, तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हमारे पास बेंजोइक एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए जो बेंजोइक एसिड है इसमें सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, NO2। देन जो नेक्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में क्या होता है, जो हमारा ये ऑक्सीजन है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारा होता है, आपने अभी इसका रिलेशनशिप पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और विड्रॉइंग की प्रेजेंस में हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इन दोनों का कंपैरिजन एरोमेटिक के केस में हमने किससे किया था, बेंजोइक एसिड से किया था। तो सेंटर पर हमारा क्या आने वाला है, सीधे सीधे बेंजोइक एसिड आने वाला है। और इन दोनों में किसकी बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ, NO2 की, क्योंकि NO2 हमारा कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये देखिए COOH, देन नीचे क्या है हमारा, NO2। देन हम आते हैं और हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है OCH3। तो OCH3 की प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी कम होनी थी एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। तो सबसे कम कौन हो गया, तो सीक्वेंस जो हमें मिला है, कुछ ऐसा सीक्वेंस हमें मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।